रामपुर गांव में रामलाल नाम का एक कुम्हार अपने 10 वर्षीय पुत्र बिरजू और अपनी पत्नी कविता के साथ रह करता था। सुबह का समय था। रामलाल अपने पुत्र बिरजू से बोला, चलो बिरजू, आज हमें हरिपुर गांव में मिट्टी के खिलौने बेचने के लिए जाना है, चलो। तभी रामलाल की पत्नी कविता को बुरी तरह से खांसी होने लगी। अरे क्या हो गया कविता, ऐसे क्यों खांस रही हो, क्या बात है? क्या बताऊं, ये खांसी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। तू चिंता मत कर कविता, लौटते समय मैं वैद्य जी से कुछ जड़ी बूटियां लेता आऊंगा, ठीक है ना? तब तक तू पानी पी और आराम कर, ज्यादा काम मत करना। इतना कहकर रामलाल ने अपने मिट्टी के बर्तन और खिलौनों की डलियां उठाई और बिरजू के साथ जंगल के रास्ते सोनपुर गांव की ओर रवाना हो गया। सोनपुर गांव में हाट लगी हुई थी। बिरजू वहां बैठकर खिलौने और बर्तन बेचने लगा। सुंदर सुंदर खिलौने ले लो, अच्छी मिट्टी के बने खिलौने ले लो। अरे बहन जी, देख तो लो, बड़े मजबूत और सस्ते खिलौने हैं, एकदम खरी मिट्टी के बने हैं। अरे छू के देखो तो। तभी एक ग्राहक गुस्से में वहां आया और सीधा रामलाल की ओर देखकर बोला, अरे तुम एक नंबर के झूठे आदमी हो, मिट्टी के बेकार खिलौने और बर्तन बेचकर लोगों को मूर्ख बना रहे हो। एक नंबर के घटिया मिट्टी का उपयोग करते हो तुम। अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे बिल्कुल सही कह रहा हूं। कल तुमसे मिट्टी के खिलौने लेकर गया था, वो टूट गया है क्योंकि तुम घटिया मिट्टी का उपयोग करते हो। सीधी बात है, मुझे मेरे पैसे वापस करो, चलो लाओ। रामलाल ने चुपचाप उसके पैसे वापस कर दिए। अरे भाइयों, मेरी बात गौर से सुनो, इस कुम्हार से तुम कुछ मत खरीदना, इसके खिलौने बहुत ही घटिया मिट्टी के बने होते हैं। अरे हाथ में लेते ही टूट जाते हैं। और बच्चों का क्या है, बच्चे तो उठा पटक करते ही है ना, ये लोगों को मूर्ख बनाता है। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। रामलाल निराश होकर बैठ गया। पिताजी, ये तो नुकसान हो गया, आज तो बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई और ऊपर से वो ग्राहक अपने पैसे भी वापस ले गया। अब तो कोई भी खिलौने और बर्तन नहीं खरीद रहा, कोई देख भी नहीं रहा। पिताजी, हाँ, लगता है तुम सही कह रहे हो। चलो घर चलते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। रामलाल ने निराश होकर अपनी डलियां उठा ली और बिरजू के साथ जंगल के रास्ते घर की ओर चल दिया। पिताजी, माँ को बुरी तरह से खांसी हो रही थी और आपने माँ से कहा था कि लौटते समय वैद्य जी से दवाइयाँ लेके जाओगे, लोगे ना पिताजी? कहाँ से लेकर आऊंगा दवाइयाँ बेटा, आज तो बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई है और जो पैसे थे वो भी ग्राहक को वापस करने पड़े और वैद्य उधारी दवाइयाँ नहीं देते। मैं तो सोच रहा हूँ कि पता नहीं आज खाने का क्या होगा, कैसे होगा। शाम को रामलाल घर वापस आया। उसकी पत्नी कविता अभी भी खांस रही थी। क्या हुआ, वैद्य जी से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आए? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बुखार भी है। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। तुम जड़ी बूटी की बात कर रही हो, मुझे तो लगता है कि आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। ऐसा क्यों? रामलाल ने सारी घटना बताई। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर तुम्हारे खिलौने टूट क्यों जाते हैं और दूसरे कुम्हारों के तो खिलौने नहीं टूटते? वो इसलिए कविता कि दूसरे कुम्हार अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी खरीदते हैं और तुम तो मेरी आर्थिक स्थिति जानती हो ना। मैं तो सुंदर मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाना जानता हूँ, लेकिन अच्छी मिट्टी खरीदने के लिए मेरे पास धन ही तो नहीं है। इसलिए अपना काम चलाने के लिए मैं साधारण मिट्टी का उपयोग कर लेता हूँ और इसी वजह से मेरे बर्तन टूट जाते हैं। कविता को जोर की खांसी होने लगी। पिताजी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, अब क्या होगा? अरे तू चिंता मत कर बिरजू, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मेरी चिंता मत कीजिए, गरीब लोगों का बुखार और खांसी अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ देर आराम करूंगी, सही हो जाऊंगी। इतना कहकर कविता लेट गई। रामलाल गहरी सोच में डूब गया। सोचते सोचते आधी रात हो गई। अचानक रामलाल खड़ा हो गया। चल बिरजू। कहाँ पिताजी? जमींदार के खेत से मिट्टी लेकर आते हैं। उसके खेत की मिट्टी अच्छी है, उससे बर्तन बड़े मजबूत बनेंगे। हम दोनों रात भर मिलकर बर्तन बनाएंगे और फिर कल सुबह दूसरे गांव में बेच कर आएंगे। कुछ आमदनी होगी तो कुछ खाने को भी होगा और तेरी माँ के लिए दवाई भी आ जाएगी।
समझा? चल बेटा। बिरजू की आंखों में चमक आ गई। वो धीरे से उठा और अपनी माँ की ओर देखा, जो सो रही थी। कुछ देर बाद रामलाल और बिरजू जमींदार के खेत में मिट्टी खोद रहे थे। तभी वहां पर जमींदार अपने नौकर बल्लू के साथ आ पहुंचा। अरे वाह वाह, पकड़े गए, मिट्टी चोर पकड़े गए। क्यों भैया, हमारे खेत से मिट्टी चोरी कर रहा है तू? क्यों रे? जमींदार को देखकर रामलाल बुरी तरह डर गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, जमींदार जी, मुझे क्षमा कर दो। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और मेरे मिट्टी के बर्तन ज्यादा दिन तक नहीं टिकते, इसलिए आपके खेत की मिट्टी ले रहा था। चोरी नहीं कर रहा था, ताकि अच्छे बर्तन बनाकर बाजार में बेच सकूं और कम से कम अपनी बीवी के दवाई का इंतजाम हो जाए। तो इसके लिए तू चोरी करेगा? जमींदार धीरे धीरे कदमों से चलते हुए रामलाल के पास चला आया। ये बता, तुझे शर्म नहीं आती? खुद भी चोरी कर रहा है और अपने बेटे को भी चोरी करना सिखा रहा है। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं जमींदार जी, मैं केवल मिट्टी ले रहा था, चोरी नहीं कर रहा था। मजबूरी है, समझिए। अरे, जब मिट्टी ही लेनी थी तो फिर रात के अंधेरे में तुझे मिट्टी लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर दिन में आता तो आप नहीं देते। जमींदार ने गुस्से में आकर 2-3 जोरदार चाटे रामलाल के गाल पर जड़ दिए। अरे बल्लू, इन दोनों को धक्के मारकर खेत से बाहर फेंक दे, पता नहीं कहां से चले आते हैं। बल्लू ने गुस्से में आकर रामलाल और बिरजू को धक्के देकर खेत से बाहर कर दिया। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर अब दोबारा तू मेरे खेत में घुसने की कोशिश किया तो मार मार कर बुरा हाल कर दूंगा, टांगे तोड़ दूंगा। रात को जंगली जानवरों की वजह से खेत देखने आया था और मुझे क्या पता था कि यहाँ इंसानों की शक्ल में जानवर मिलेंगे। चल भाग यहाँ से, मिट्टी चोर कहीं के। ये शब्द रामलाल के कानों में बिजली की तरह गिरे, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। रामलाल रोता हुआ बिरजू के साथ घर आ पहुंचा। कविता जाग रही थी। आप और बिरजू कहाँ गए थे? बिरजू रोता हुआ अपनी माँ को देखकर सारी घटना बताने लगा। रामलाल के होठों से खून बह रहा था। उस निर्दयी जमींदार को आप पर हाथ उठाते हुए जरा भी दया नहीं आई। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो एक बेटे के सामने उसके पिता को मार रहा है। आखिर आप जमींदार की खेत में क्यों गए थे? मैंने तो आपसे कहा था कि गरीब लोगों का बुखार और खांसी अपने आप ठीक हो जाते हैं। रामलाल फूट फूट कर रोने लगा। कविता की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बिरजू भी अपनी माँ और पिता को इस हालत में देखकर रोने लगा। कुछ देर बाद जब कविता सो गई तो रामलाल चुपचाप उठकर आंगन में चला गया। बिरजू, इधर आओ बेटा। जी पिताजी। बेटा, तुम मुझसे हमेशा पूछा करते थे ना कि पिताजी, आप इतने सुंदर बर्तन किस तरह बनाते हैं। हाँ पिताजी। मैं तुमसे कहता था कि थोड़ी सी बारीकियां हैं, अगर तुम वो सीख जाओ तो मेरी तरह बर्तन और खिलौने बनाने में निपुण हो जाओगे। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। रामलाल ने मिट्टी निकाली और बिरजू को बारीकियां सिखाने लगा। देखो बेटा, मिट्टी में सही अनुपात में पानी डालना होता है, फिर उसे खूब मसलना होता है ताकि उसमें कोई हवा न रह जाए। फिर चाक पर बैठकर उसे आकार देना होता है ना? कभी गोल, कभी चौड़ा, कभी लहरदार। बिरजू आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। हाँ पिताजी, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो फिर एक बर्तन बनाकर दिखाओ बेटा। बिरजू ने वैसा ही किया जैसा रामलाल ने बताया था और थोड़ी मेहनत के बाद उसका एक छोटा सा प्याला बनकर तैयार हो गया। हाँ, तुम्हें तो सारे बर्तन बनाने आ गए। वाह, क्या बात है। अब अगर मैं नहीं रहा ना तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी बात मत कहिए पिताजी, आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। हाँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। रामलाल कुछ नहीं बोला और चुपचाप जाकर लेट गया। अगली सुबह जब कविता उठी तो देखा कि रामलाल अब बहुत दूर जा चुका था। तेरे पिताजी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया से चल बसे। बिरजू की आंखों में आंसू भर आए। कविता ने उसे गले लगा लिया। कुछ देर बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए और रामलाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी 10 वर्षीय बिरजू के कंधों पर आ गई। बिरजू अब रोज मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाता
और गांव-गांव जाकर बेचता था। धीरे धीरे उसके हाथों में वही सफाई और कलाकारी आ गई जो उसके पिता रामलाल के हाथों में थी। समय ऐसे ही बीतता गया और देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। बिरजू अब 20 वर्ष का सुंदर नौजवान बन गया था। वो बर्तन बनाकर बेचने जा रहा था कि तभी उसकी माँ बोलती है, जब तेरे पिता मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे, तब मैं यही सोचती थी कि पता नहीं मैं तेरी परवरिश कर भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन तूने बहुत कम उम्र में अपने कंधों पर बोझ लेकर न सिर्फ अपनी परवरिश खुद की, बल्कि अपनी माँ की भी देखभाल कर रहा है। माँ, मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा जिस दिन पिताजी ने मुझे मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाना सिखाए थे। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। बेटा, एक बात याद रखना, हमेशा ईमानदारी से ही काम करने की कोशिश करना। ईमानदारी से सफलता देर से मिलती है, लेकिन वो बहुत दूर तक जाती है। बिरजू मुस्कुराया और चुपचाप दूसरी गांव की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर वो बर्तन बेचने लगा। सुंदर सुंदर बर्तन ले लो, टिकाऊ बर्तन ले लो, बच्चों के खिलौने भी, घर के काम के बर्तन भी है, ले लो, बर्तन ले लो। कुछ देर बाद एक व्यापारी बिरजू के पास आया। अरे बस बस बिरजू, देख, सही बताऊं तो तुम्हारे बर्तन बड़े ही सुंदर होते हैं, बस एक ही खराबी है। दिक्कत यह है कि ये बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। हाँ, इस बात को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी ना मिलने की वजह से ही अब तक मैं इतना पीछे हूँ। क्या करूँ, समझ नहीं आता। अच्छा, मेरी बात सुन, मैं तुमको बताता हूँ। देखो, प्रीतमपुर राज में एक बड़ा मेला लगा हुआ है और मुझे बहुत सारे बर्तन खरीदने का वहां के मुखिया की तरफ से आदेश मिला है। ए बिरजू, मुझे तुम्हारे बर्तन बनाने का तरीका बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। क्या गजब बनाते हो, ऐसा लगता है कि नक्काशी नुमा बना दिया है तुमने। सुनो, अगर तुम ऐसे बर्तन बनाकर मुझे दे सकते हो जो मजबूत और टिकाऊ हो, तो मैं तुम्हें सारा का सारा ठेका दे दूंगा। तुमको भी आमदनी हो जाएगा और हमको भी फायदा। क्या कहते हो? ये सुनकर बिरजू चौंक गया और गहरी सोच में डूब जाता है। हाँ, तो अच्छे से सोच ले बिरजू, ये पहली बार नहीं है। कम से कम 50 स्वर्ण मुद्राओं का तो शुद्ध लाभ होगा। अब मुझे नहीं लगता कि इतनी मुद्राएं तुम कभी जीवन भर बर्तन खिलौने बेचकर भी कमा सकते हो। ये सुनहरा मौका है। अगर तुम अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी के मजबूत और टिकाऊ बर्तन और खिलौने बना सकते हो ना, तो ही बोलना, वहां बेइज्जती ना करवा देना। हाँ ठीक है, मैं आपको कल अच्छी मिट्टी की गुणवत्ता वाले बर्तन और खिलौने के कुछ नमूने देता हूँ। अगर वो नमूने आपको पसंद आए तो फिर आप हमको सारा का सारा ठेका दे देना। ये बात तय रही। अरे 100% तय रही, मैं तुम्हें ही दे दूंगा। भाई कमाल बनाते हो तुम। बस तुम ये टूटने वाला मामला सही कर लो। पर हाँ देखो भाई, तुम्हें ये दावा करना होगा और वचन देना होगा कि जो तुम हमको दिखाओगे, अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी के नमूने, सारा का सारा माल उसी मिट्टी के होंगे। ऐसा नहीं कि दिखाए कुछ और निकला कुछ, है ना? ऐसा नहीं होगा। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मुझे मंजूर है, मैं वचन देता हूँ आपको। व्यापारी वहां से चला गया। कुछ देर बाद बिरजू अपने घर पर आया और दिमागी उलझनों में डूब गया। बचपन से लेकर आज तक केवल गरीबी ही गरीबी देखी है। आज मौका मिला है, मैं किसी भी कीमत पर इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, लेकिन समझ नहीं आता कि अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी लाऊं तो लाऊं कहां से। तभी वहां पर बिरजू की माँ कविता आ गई। क्या हो गया बिरजू, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ, थोड़ी सी थकान हो गई तो बस यूं ही शांत बैठा था। बिरजू ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। जब माँ गहरी नींद में सो गई, बिरजू चुपचाप उठा और सीधा जमींदार के खेत की ओर चला गया। जमींदार के खेत में सन्नाटा पसरा हुआ था। बिरजू इधर उधर देखने लगा। हाँ, वैसे तो मैं इसके खेत की मिट्टी चुराना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं? मुझे किसी भी कीमत पर कल ग्राहक को अच्छी गुणवत्ता के मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के नमूने देने होंगे, नहीं तो मेरे हाथ से एक बहुत बड़ा ठेका निकल जाएगा। फिर पता नहीं जीवन में ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना होगा। इतना कहकर बिरजू चुपचाप मिट्टी खोदने लगा और सीधे अपने घर पर आ गया।
पूरी रात वो मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाने में लगा रहा। अगले दिन। हाँ, ये बने हैं ना, एकदम सुंदर और टिकाऊ बर्तन। इनको देखकर व्यापारी खुश हो जाएगा और फिर पक्का मुझे ही ठेका मिलेगा। तभी वहां जमींदार अपने साथी बल्लू के साथ क्रोधित अवस्था में आ पहुंचा। बिरजू चौंक गया। अरे जमींदार, आप यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? अरे क्या तेरे घर पर? तू मेरी बात सुन। अरे बरसों पहले मैंने तेरे पिता को अपनी आंखों के सामने पीटा था, उसके बावजूद भी तुझे अक्ल नहीं आई। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत से मिट्टी चुराने की? बिरजू चुपचाप इधर उधर देखने लगा। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? सांस सूंघ गया है क्या? कुछ बोलता क्यों नहीं है? बोल। बल्लू को कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने अपनी आंखों से रात को तुझे जमींदार के खेत से मिट्टी ले जाते हुए देखा है। उल्लू समझा है क्या? जब तक मैं तुझे पकड़ता तू वहां से भाग चुका था। तेरी किस्मत अच्छी थी जो पकड़ में नहीं आया। तभी वहां बिरजू की माँ कविता भी आ गई। मैंने सब कुछ सुन लिया है। बिरजू, सच सच बताओ, क्या तुमने वास्तव में जमींदार के खेत से मिट्टी चुराई है? बिरजू नजरें चुराने लगा। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे वाह, लगता है कि पूरा खानदान ही चोर है। बरसों पहले इसका पिता मिट्टी चुरा रहा था, तब भी इसकी ही आंखों के सामने पीटा था, और अब ये भी चोर निकला। बरसों बाद मेरे ही खेत से मिट्टी चुरा कर भागा। मिट्टी चोर कहीं के। अगर मेरे खेत के आसपास दोबारा दिखा तो तुझे तेरे पिता की तरह पीटूंगा। इतना कहकर जमींदार ने गुस्से में बिरजू के सारे बर्तन तोड़ दिए और बल्लू के साथ वहां से चला गया। बिरजू की माँ घर के अंदर चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। बरसों पहले जमींदार ने तेरी आंखों के सामने तेरे पिता को कितना अपमानित किया था। तेरे पिताजी ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके और चल बसे। मैं तुझे हमेशा ईमानदारी का पाठ पढ़ाती रही। फिर तुझे क्या जरूरत थी जमींदार के ही खेत से मिट्टी चोरी करने की? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ। कल व्यापारी ने मुझे पहली बार मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाने का ठेका दिया था। मैं थोड़ा लालच में आ गया। सोचा था कि बहुत सारी मुद्राओं का लाभ होगा तो तेरे लिए एक अच्छा सा घर बनवाऊंगा। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुझे गरीबी की हालत में ही देखा है। सोचा था कि शायद अब हमारे दिन बदल जाएंगे, इसीलिए मैंने। बेटा, मैंने तुझे सदा विश नहीं, सद्बुद्धि और आत्म जागरण की शिक्षा दी है। तुझे हमेशा यही सिखाया है कि ईमानदारी से कमाई हुई दौलत बहुत दूर तक साथ देती है। माँ, मुझे माफ कर देना। अब मैं कभी भी जमींदार के खेत से तो क्या, किसी के भी खेत से मिट्टी नहीं चुराऊंगा। अब मैं अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी को तलाश करूंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए जंगल की गहराई में ही क्यों ना जाना पड़े, मैं ढूंढूंगा। इतना कहकर बिरजू रोता हुआ घर से बाहर चला गया। उसी दिन के बाद बिरजू रोज जंगल में जाता और अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी की तलाश करता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन बिरजू जंगल की गहराई में खड़ा हुआ मिट्टी तलाश रहा था कि तभी उसकी नजर तालाब के किनारे पड़े हुए एक साधु पर पड़ी जो कराह रहा था। साधु महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है? मैं 2 दिन से प्यासा हूँ बेटा, मुझे इस तालाब का पानी पिला दो। साधु महाराज, तालाब तो आपके बगल में है। दरअसल इस तालाब के अंदर एक राक्षस का वास है। उसकी इजाजत के बिना कोई भी इसका पानी नहीं ले सकता। जो भी पानी लेता है वो राक्षस उसको मार देता है। इसलिए मैं डर के मारे पानी नहीं ले पा रहा। लगता है कि अब प्यासा ही मर जाऊंगा। ये सुनकर बिरजू गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद बोला, नहीं, आप चिंता मत कीजिए साधु महाराज, मैं आपकी प्यास बुझाने का काम करता हूँ। रुकिए। बिरजू ने कलश उठाया और जैसे ही उसे तालाब में डाला, तालाब के अंदर से आवाज आई, सोच ले, पानी लेने के कुछ देर बाद मैं तुझे मार डालूंगा। बेशक मार देना, परंतु मुझे किसी की प्यास बुझानी है। इतना कहकर बिरजू ने पानी निकाला और साधु को पिला दिया। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटा अब राक्षस तुझे मार देगा। हाँ, कोई चिंता नहीं है साधु महाराज, कम से कम आप तो बच गए ना। साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। तू बहुत हिम्मत वाला है। ये बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम बिरजू है। दरअसल इस तालाब में कोई राक्षस नहीं है।
तूने जो देखा वो एक माया थी। मैं आने जाने वाले यात्रियों की कभी कभी परीक्षा लेता हूं। अच्छा, ये बता बेटा, तू जंगल की गहराइयों में किस मकसद से भटक रहा है? बिरजू ने सारी घटना विस्तार से बताई और कहा, बस यही बात है, मुझे अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी की तलाश है जिससे मैं अपना व्यापार जमा सकूं। मेरी बात ध्यान से सुन। यहां से सीधी दिशा में चला जा, वहां पर तुझे एक मिट्टी का ढेर मिलेगा। याद रखना, तूने हमें पानी पिलाया है और तू पहला मनुष्य है जो हमारी परीक्षा में पास हुआ है। तू जो मिट्टी देखेगा वो जादुई मिट्टी होगी, पर ध्यान रखना, उस मिट्टी से जो भी बर्तन और खिलौने बनाओगे उन्हें खरीदने के लिए लोग पागल हो जाएंगे। उस मिट्टी की वजह से तू बहुत धनवान बन जाएगा, लेकिन कभी उस मिट्टी का दुरुपयोग मत करना और ना ही बुरी नियत से उसे छूना। धनवान बनने के बाद गरीबों की मदद करना। ये मत भूलना कि जंगल में मिट्टी पाने से पहले तू भी तो एक गरीब ही था। जैसी आपकी आज्ञा साधु महाराज। इतना कहकर बिरजू उठा और साधु द्वारा बताई दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद बिरजू को एक मिट्टी का ढेर दिखाई दिया जो पीले रंग की चमक में बना हुआ था। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही अच्छी मिट्टी है। इतनी अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। इससे तो बहुत ही सुंदर और मजबूत बर्तन बनेंगे।